तो सेक्शन नंबर 73 क्या कह रहा है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है तो उस केस में द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच, कौन सी पार्टी है जो लॉस सफर करती है? एग्री पार्टी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पार्टी लॉस सफर करती है बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, एग्री पार्टी के पास राइट आ जाता है कि वो रिसीव कर सकती है कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज। किससे रिसीव कर सकती है? फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है डिफॉल्टिंग पार्टी, वो पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। तो एक बार दोबारा पढ़ो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है तो उस केस में एग्री पार्टी के पास राइट आ जाता है कि वो रिसीव कर सकती है डिफॉल्टिंग पार्टी से। क्या रिसीव करना है? कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम देयर बाय। तो जो भी लॉस और डैमेज एग्री पार्टी को हुआ है वो लॉस और डैमेज रिसीव कर सकती है एग्री पार्टी फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी। तो ये तो सेम ही बात है, इसको तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें नया क्या पढ़ना है? तो सेक्शन 73 ने यहाँ पर हमें दो तरीके के लॉस और डैमेज बता रखे हैं। जिन लॉस और डैमेजेस का कंपनसेशन रिसीव करने का राइट होता है एग्री पार्टी के पास। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो लॉस और डैमेजेस हमारे पास कई सारे तरीके के होते हैं। अभी यहाँ पर हमें एक टॉपिक पढ़ना है काइंड्स ऑफ डैमेजेस। तो इसके अंदर आप देखोगे हमारे पास 6 तरीके के डैमेजेस होते हैं। जनरल डैमेजेस या फिर इसको हम ऑर्डिनरी डैमेजेस भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा स्पेशल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस। तो कई सारे तरीके के डैमेजेस हमें पढ़ने हैं, लेकिन मेन हमारे पास दो ही डैमेजेस होते हैं। पहला है हमारा जनरल डैमेजेस और दूसरा है हमारा स्पेशल डैमेजेस। और अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 73 की, तो सेक्शन नंबर 73 यहाँ पर जनरल और स्पेशल दोनों डैमेजेस के बारे में बात करता है। जो हमारा पहला पॉइंट है ये नेचुरली अराइज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग वाला, ये हमारा जनरल डैमेजेस के ऊपर है। जबकि जो हमारा दूसरा पॉइंट है पार्टी न्यू वाला, ये हमारा स्पेशल डैमेजेस के ऊपर है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ऐसा लॉस जो नेचुरली अराइज होता है इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग, यानी ये लॉस नेचुरली होना ही होना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में ये लॉस होगा ही होगा, कंफर्म है। ये हमारा एक्चुअल लॉस कहलाता है, पार्टी को एक्चुअल में ये लॉस हुआ है, या फिर इसका एक और नाम होता है डायरेक्ट लॉस। तो इसी को बोलते हैं हम जनरल डैमेजेस। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो ध्यान से देखो, X agrees to sell and deliver 50 kg of rice to Y for rupees 5000। X एग्री हुआ है कि वो Y को 50 किलो राइस सप्लाई करेगा 5000 रुपए में। द अमाउंट इज टू बी पेड ऑन डिलीवरी, पेमेंट जो है वो डिलीवरी के टाइम पर करी जाएगी। हाउएवर X फेल्स टू परफॉर्म द प्रॉमिस, लेकिन जब ड्यू डेट आई तो उस टाइम पर क्या हुआ? X ने जो है मना कर दिया कि मैं अब Y को राइस सप्लाई नहीं कर सकता। X ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया ड्यू डेट पर। तो यहाँ पर Y को तो राइस की जरूरत थी, वाई को एक्स ने राइस नहीं दिए, तो वाई जो है मार्केट से राइस परचेस कर लाया। वाई ने बी से 50 किलो राइस परचेस करे 6000 रुपए के प्राइस पर। तो यहाँ पर एक्स की वजह से वाई का नुकसान हो गया। अगर एक्स वाई को राइस देता तो 5000 में देता, लेकिन क्योंकि एक्स ने वाई को राइस नहीं दिए इसीलिए वाई बी से ड्यू डेट की मार्केट प्राइस पर 6000 रुपए में राइस परचेस करके लाया। जिस दिन एक्स और वाई के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन का मार्केट प्राइस था 5000 रुपए, लेकिन जब ड्यू डेट आई तो ड्यू डेट पर मार्केट प्राइस हो गया 6000 रुपए। तो एक्स की वजह से वाई को 1000 रुपए का नुकसान हो गया। तो अब यहाँ पर उसी नुकसान की भरपाई के लिए वाई ने एक्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया और कंपनसेशन की डिमांड करी। यहाँ पर वाई कह रहा है कि मुझे कंपनसेशन के नाम पर मेरे 1000 रुपए चाहिए जो मैंने एडिशनल अमाउंट पे करा है बी को टू प्रिक्योर द सेम क्वांटिटी ऑफ राइस। तो सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी के राइस परचेस करने के लिए वाई ने जो 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे करा है बी को, उस 1000 रुपए की कंपनसेशन की डिमांड कर रहा है वाई एक्स से। तो यहाँ पर कोर्ट का भी यही फैसला आया कि एक्स जो है वाई को 1000 रुपए का कंपनसेशन पे करेगा। तो यहाँ पर 1000 रुपए की हमारी कंपनसेशन की अमाउंट निकल आई। इन दिस केस इट इज ₹1000। तो समझ में आ गई आपको बात? अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, ये जो 1000 रुपए का डैमेजेस है, इसी 1000 रुपए के डैमेज को बोलते हैं हम जनरल डैमेजेस। ये हमारा डायरेक्ट लॉस है। एक्स और वाई के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिस कॉन्ट्रैक्ट को एक्स ने तोड़ दिया। तो यहाँ पर एक्स के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से, एक्स के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की वजह से सबसे पहला जो डायरेक्ट लॉस हुआ है वो हुआ है 1000 रुपीज। तो जो भी लॉस डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो लॉस हमारा डायरेक्ट लॉस कहलाता है, और उसी डायरेक्ट लॉस की भरपाई के लिए जनरल डैमेजेस पे करे जाते हैं। तो यहाँ पर 1000 रुपए हमारा डायरेक्ट लॉस है जिसकी भरपाई के लिए जनरल डैमेजेस पे करे जाएंगे। अब मैं बार बार डायरेक्ट लॉस बोल रहा हूँ, तो क्या कोई इनडायरेक्ट लॉस भी होता है? तो बिल्कुल, अगर कोई लॉस ऐसा है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उस लॉस को हम इनडायरेक्ट लॉस कहेंगे। तो इसके लिए एक और एग्जांपल को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये हमारे इनडायरेक्ट लॉस का एग्जांपल है। ए हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड विद बी टू सप्लाई बी विद 1000 टन्स ऑफ आयरन एट 100 रुपीज पर टन। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए और बी। ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें ए बी को 1000 टन ऑफ आयरन सप्लाई करेगा 100 रुपए पर टन के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट विद सी फॉर द पर्पस ऑफ 1000 टन्स ऑफ आयरन एट 80 रुपीज पर टन। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से समझना है।
सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ए ने बी के साथ करा है, जिसमें ए बी को 1000 टन आयरन सप्लाई करेगा 100 रुपए पर टन के हिसाब से। तो ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स विद सी। ए का कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ भी हुआ है। अब ये कैसे पता चला? ए के बाद कॉमा लगा हुआ है, बीच में कुछ बातें लिखी हुई है जो रिलेटेड है ए से, उसके बाद यहाँ पर टाइम के बाद भी कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स विद सी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ए के बारे में ही आगे भी बात हो रही है। ए के बारे में एक बात तो यहाँ पे हो गई, अब दोबारा ए के बारे में दूसरी बात हो रही है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा सी के साथ फॉर परचेज ऑफ 1000 टन ऑफ आयरन। ए जो है सी से 1000 टन ऑफ आयरन परचेज करेगा 80 रुपीज पर टन के हिसाब से। तो ये हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो ए और सी के बीच में हुआ है। तो देखो दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो ए सी से 1000 टन आयरन परचेज करेगा 80 रुपए के हिसाब से, और उसके बाद ए जो है उसी आयरन को बी को बेचेगा 100 रुपए के हिसाब से। तो समझ में आ रही है बात? यहाँ पर बीच में 20 रुपए पर टन के हिसाब से ए अपना प्रॉफिट कमा रहा है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, टेलिंग सी दैट ही डज सो फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बी। तो यहाँ पर देखो दोबारा ए के बारे में बात हो रही है, बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए के बारे में बात हो रही है। ए टेलिंग सी, जब ए सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो उसी टाइम पर ए ने सी को बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ जो ये 1000 टन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये 1000 टन आयरन मुझे बी को सप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते समय ए ने सी को अपने और बी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारी बातें बता दी थी। तो सी को सारी बात बता दी कि ए जो है मेरे से आयरन खरीदेगा और उसके बाद इसको बी को बेचेगा। अब यहाँ पर होता क्या है, सी फेल्स टू परफॉर्म इज कॉन्ट्रैक्ट विद ए। तो यहाँ पर जो सी है वो अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म करने में फेल हो जाता है। सी जो है ए को आयरन सप्लाई नहीं कर पाता। तो जब ए के पास आयरन आया ही नहीं तो वो बी को कैसे सप्लाई करेगा? तो ये तो ए का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबसे पहला तो ए और सी के बीच कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा और उसके बाद ए और बी के बीच भी कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, एंड बी इन कॉन्सिक्वेंसेस रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ए ने बी को आयरन सप्लाई नहीं करा तो बी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो अब इस केस में नुकसान किसका हुआ? तो नुकसान तो ए का हुआ ना। ए 80 रुपए में सी से आयरन खरीदता और 100 रुपए में बी को बेचता, तो बीच में जो 20 रुपए का प्रॉफिट ए कमाने वाला था वो प्रॉफिट ए के हाथ से निकल गया। तो यहाँ पर अब मुझे ये बताओ कि क्या ए सी से अपने उस लॉस ऑफ प्रॉफिट की डिमांड कर सकता है? अगर सी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देता तो उस केस में ए को 20 रुपीज पर टन के हिसाब से 1000 टन पे 20,000 का प्रॉफिट हो जाता। इस 20,000 के प्रॉफिट के नुकसान की भरपाई क्या ए सी से ले सकता है? तो यहाँ पर इसका जवाब है यस, बिल्कुल। सी मस्ट पे टू ए रुपीज 20,000। तो यहाँ पर सी जो है ए को 20,000 रुपए पे करेगा उस प्रॉफिट के नाम का, जो प्रॉफिट उसे हो सकता था अगर सी अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर देता। तो ये तो सीधे सीधे लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर डैमेजेस पे करा जा रहा है। तो इस लॉस ऑफ प्रॉफिट के डैमेजेस को बोलते हैं हम स्पेशल डैमेजेस। लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारा स्पेशल डैमेजेस होता है। ध्यान से देखो, ए ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही सी को बता दिया था कि तुम मुझे जो आयरन सप्लाई करोगे उस आयरन को मैं बी को सप्लाई करने वाला हूं। तो यहाँ पर ए ने सी को अपने प्रॉफिट के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही सी को सारी बातें पता थी। तो अब इस केस में बाद में सी ये कह के बच नहीं सकता कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ए का बी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरीके की बातें सी अब नहीं कर सकता। तो इस एग्जाम्पल के अंदर साफ साफ क्लियरली मेंशन कर दिया कि ए और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें दोनों ही पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने का रिजल्ट पता था। सी को मालूम था कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता हूं तो उस केस में ए का लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 20,000 रुपए हमारा स्पेशल डैमेजेस कहलाता है। और ये स्पेशल डैमेजेस ए को रिकवर होने की सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि ए ने सी को कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही बता दिया था कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट करने का ये पर्पस है। तो हमारे सेक्शन 73 के अंदर भी कुछ इसी तरीके की बातें कही जाती हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखो, विच द पार्टी न्यू। अगर पार्टी को पता था, कॉन्ट्रैक्ट करते समय पार्टीज को पता था कि जो कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का पर्पस क्या है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में उसका रिजल्ट क्या होगा। विच द पार्टी न्यू when they made the contract to be likely to result from the breach of it। ध्यान से देखो, दो डैमेजेस की बात हो रही है, दो लॉस की बात हो रही है। सबसे पहला लॉस है हमारा जनरल डैमेजेस, दूसरा है हमारा स्पेशल डैमेजेस। अगर मैं जनरल डैमेजेस की बात करूं तो जनरल डैमेजेस का मतलब हो गया डायरेक्ट लॉस। एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा तो उस केस में वाई का डायरेक्ट लॉस हुआ 1000 रुपीज का। सीधी बात है, एक्स वाई को अगर राइस सप्लाई नहीं करेगा तो वाई मार्केट से जाकर राइस परचेस करेगा, और जो भी मार्केट प्राइस होगा वो वाई को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो साफ साफ एक्स और वाई दोनों को पता था, कॉन्ट्रैक्ट करते समय दोनों को ये बात पता थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो इस तरीके का नुकसान हो सकता है। तो जिस नुकसान के बारे में दोनों पार्टीज को नॉर्मली पता था कि ये नुकसान तो होना ही होना है, ये डायरेक्ट लॉस है, तो वो डायरेक्ट लॉस के केस में हम जनरल डैमेजेस पे करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेशल डैमेजेस की, तो इस केस में ऐसा भी हो सकता था कि ए सी के साथ चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट करता और बाद में आयरन परचेज करके बी को सप्लाई कर देता। हो सकता था ना कि ए सी को कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अपने प्रॉफिट के बारे में कुछ भी नहीं बताता, वो नहीं बताता सी को
कि मेरा बी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी पॉसिबिलिटी थी। ये जो ए का लॉस ऑफ प्रॉफिट है ये कोई ए और सी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का डायरेक्ट लॉस नहीं है। सी ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, इसकी वजह से ए को 20,000 का नुकसान नहीं हुआ। ए और सी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का कोई डायरेक्ट लॉस नहीं था, लेकिन ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था। ए और सी के कॉन्ट्रैक्ट के फेलियर की वजह से ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुआ है। तो लॉस तो ए और बी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का है, लेकिन वजह है ए और सी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि सी और ए के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारा 20,000 का लॉस। यानी ये ए और सी के कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, बल्कि कॉन्सिक्वेंसेस का कॉन्सिक्वेंसेस है। और अगर कोई लॉस कोई डैमेज डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो उस केस में उस लॉस और डैमेज को हम स्पेशल डैमेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 20,000 रुपीज हमारा स्पेशल डैमेजेस है। और हमें सेक्शन 73 ने साफ साफ बता दिया कि अगर पार्टीज को स्पेशल डैमेजेस के बारे में पता होगा तभी एग्री पार्टी उस स्पेशल डैमेजेस को रिकवर कर पाएगी। लेकिन अगर पार्टीज को स्पेशल डैमेजेस के बारे में नहीं पता, अगर मान लो यहाँ पर सी को ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई भी जानकारी ना होती, तो उस केस में फिर यहाँ पर ए सी से 20,000 रुपए रिकवर नहीं कर पाता। ए सी को ये नहीं कह पाता कि मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है, तुम मुझे कंपनसेट करके दो। फिर उस केस में यहाँ पर कोई भी डैमेजेस नहीं मिलता, क्योंकि 20,000 रुपए हमारा इनडायरेक्ट लॉस है। और जनरली क्या होता है कि इनडायरेक्ट लॉस के केस में एग्री पार्टी कंपनसेशन या डैमेजेस रिसीव नहीं कर सकती। यहाँ पर ये नोट देख लो, कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेजेस सस्टेन्ड बाय द रीजन ऑफ ब्रीच। तो साफ साफ बोल दिया कि अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस होता है, इनडायरेक्ट लॉस का ही दूसरा नाम होता है रिमोट लॉस। रिमोट लॉस का मतलब हो गया ऐसा लॉस जो बहुत दूर का है, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जो कॉन्सिक्वेंसेस का कॉन्सिक्वेंसेस है। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है कि इनडायरेक्ट लॉस का कंपनसेशन नहीं दिया जाता। लेकिन सेक्शन 73 ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि इनडायरेक्ट लॉस का कंपनसेशन भी मिल जाएगा, बस शर्त इतनी है कि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर ही पार्टीज को इस लॉस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जनरल डैमेजेस के ऊपर, और सेकंड पॉइंट हो गया स्पेशल डैमेजेस के ऊपर। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी हम टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ेंगे, वहां पर दोबारा पढ़ना है जनरल डैमेजेस को और स्पेशल डैमेजेस को, तो वहां पर डिटेल में डिस्कस होगा, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे एक नोट दे रखा है, इसको भी देख लो। इफ देयर इज नो डैमेज, डैमेजेस कैन नॉट बी क्लेम। तो अगर कोई नुकसान नहीं होता, कोई डैमेज नहीं हुआ, तो उस केस में डैमेजेस भी नहीं मिलेगा। मान लो ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इस केस में बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, लेकिन बी के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की वजह से ए को कोई भी लॉस नहीं हुआ, कोई भी डैमेज नहीं हुआ। तो यहाँ पर लॉ कह रहा है कि अगर ए को कोई भी लॉस या डैमेज नहीं हुआ, तो उस केस में ए बी के अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। अगर आपको कोई नुकसान हुआ ही नहीं है तो आप डैमेजेस किस बात के मांग रहे हो? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लॉ कभी भी ब्रीच करने पर पेनल्टी नहीं लगाएगा। लॉ सिर्फ एग्री पार्टी को उसके नुकसान की भरपाई करवा रहा है। तो नुकसान हुआ है तो भरपाई हो जाएगी, नहीं हुआ तो किस बात का डैमेज। एग्जांपल देख लो इसका, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 20 कार फॉर रुपीज 60,000। तो ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बी की कार परचेज करेगा 60,000 में, बट ब्रेक इज प्रॉमिस बी देन सेल टू सी फॉर द सेम प्राइस। ए जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है, ए बाद में कार लेने से मना कर देता है, तो अब इस केस में बी ने जो है अपनी कार सी को सेल कर दी, और किस प्राइस पर सेल करी? सेम प्राइस पर, सेम 60,000 पर सेल कर दी। तो यहाँ पर ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट को ए ने ब्रीच करा, लेकिन ए के ब्रीच करने के बावजूद बी को कोई भी लॉस नहीं हुआ। बी को तो अपनी कार बेचनी थी, अगर ए ने नहीं खरीदी तो कोई बात नहीं, बी ने जो है 60,000 में कार सी को बेच दी। तो यहाँ पर भी बी को तो 60,000 रुपए रिसीव हो गए, अब फिर चाहे वो उसे ए से रिसीव हो चाहे फिर सी से रिसीव हो, तो इस केस में बी का कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पर बी कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस। तो समझ में आ रही है बात? तो ध्यान रखना, अगर डैमेज नहीं है तो डैमेजेस भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सेक्शन 73 हो गया। इसके अंदर दो पॉइंट्स आए थे, एक था हमारा जनरल डैमेजेस और दूसरा था हमारा स्पेशल डैमेजेस। तो ये दो पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोबारा देखेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। काइंड्स ऑफ डैमेजेस के अंदर 6 टाइप के हमारे पास डैमेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस। तो क्या होता है सबसे पहले इसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं।